उसको इधर ध्यान मत देना, इधर ध्यान दो, ठीक है। मेन चीज़ें कैसा है, क्योंकि बाद में 12th वालों का भी क्लास चालू होगा, उनका भी बोर्ड आएगा, तो फिर तुम्हारे लिए भी ज़्यादा टाइम बच नहीं पाएगा, उनके लिए भी बच नहीं पाएगा। तो आज का जो बेसिक जो अभी पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से याद करने वाले, उसका वीडियो बन जाता है, तो क्या कभी भी तुमको पढ़ने के टाइम पे कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हो आप लोग, बराबर है। इन चीज़ें वही होती है, इसी की वजह से बनाते नहीं, ज़्यादा टाइम इसमें निकल जाते हैं थोड़ा सा सेटिंग करने तक के, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा देखते हैं, जितना समझता है उतना। फर्स्ट लेसन जितना हो सकता है उतना करेंगे। पेपर होगा तुम्हारा, पेपर बहुत सिंपल सा पेपर बनाया है, सिर्फ तुम्हारे माइंड को सेट किया जाएगा कि कितने तुम लोग के पास कंसेप्ट है। तो पेपर में थ्योरी व्योरी लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जिनके ऐसे कुछ 20 से 30 को ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो जो PDF उसको मिलना है। अच्छी बात है, किसी ने पढ़े है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से 3 लेसन के ऊपर फिर से पेपर होने वाला है, तो पढ़ा वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। टिक करने हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। किसको समझना है? कंसेप्ट। चलो देखो, एक बार फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, देख लो, ध्यान दो। चल ध्यान देंगे। फर्स्ट लेसन जो है, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड नहीं बढ़ेंगे, तो कुछ दिखे आप कुछ। फर्स्ट लेसन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले बहुत लोग को बेसिक ही नहीं पता, तो अभी प्यार से एक बार फिर से बता रहा हूँ, बेसिक समझ लो। सबसे पहले तो अर्थ मतलब समझता है ना, हमारी धरती मैया, ओके। वो धरती मैया कुछ इस तरह से होती है। पहली बात, हमने हमेशा गोल जैसा बोले हैं, बट ये गोल नहीं होता है। हमारी धरती मैया कुछ एलिप्स जैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी अर्थ होती है। और जो अर्थ है, तो अर्थ में थोड़ा सा बात को समझना, जैसे अब हम जैसे ऐसे हमारा पोजीशन इस तरह से है, ठीक है। अर्थ का पोजीशन इस तरह से है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइन को, एकदम छोटी छोटी सी बातें पहले समझनी है, ठीक है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आती। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइन को, जो हम ऐसा रो बोल रहे हैं ना, ऐसे आड़ी लाइन को बोल रहे हैं ना, तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि हम नापेंगे ना भाई, अर्थ को नापना है, तो हम लेंथ और ब्रीथ जैसा भी बोल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऐसे जो लाइन होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो डिस्टेंस होगा, वो इक्वेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वेटर। एकदम सिंपल है। हाँ, जैसे अब तुम मेरे को इधर को इक्वेटर बोलना है, तो कैसा बोलूँगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे लाइन को बोलूँगा ना इक्वेटर, बराबर है। तो ऐसे अर्थ को बोलना है, तो क्या बोलना है? यहाँ से यहाँ तक। ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी लाइन को हम इक्वेटर कहेंगे। दूसरी बात, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी अगर एक सीधी लाइन खींच देंगे, इसको हम पोल कहेंगे, ठीक है। जैसा पोल, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो यहाँ से लेकर एकदम सीधे तक है ना, जमीन तक, तो ये क्या हो गया? हमारा पोल, ठीक है। ये है पोल और ये है इक्वेटर। पहले इतना बेसिक सभी को आता है। अर्थ बोलने ऐसा एलिप्स, ओके, ऐसे वाली लाइन को इक्वेटर और ऐसे वाली लाइन को पोल। अब थोड़ा यहाँ समझना, बट यहाँ पे उसका वो जो होगा बीच में सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर, ठीक है। पार्ट एकदम छोटा सा चिंदी सा है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट को समझना है, फिर पूरे के पूरे वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। चलो, पॉइंट मतलब बीच में जो होगा सेंटर होगा, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ लिए भाई? अर्थ के बाद ये इक्वेटर है और ये पोल है, ये इक्वेटर है और ये पोल है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये बीच में जो सेंटर होगा, अब सेंटर से अब सर्कल पढ़े हो तुमने, तीसरा लेसन पढ़े हो ना, अब तीसरे लेसन के हिसाब से बात करेंगे। तो इतने वाले को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इतने वाले को भी हम रेडियस कहते हैं, बराबर है। मतलब सेंटर से आधे वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो अगर यहाँ देखेंगे रेडियस कैसा है? बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे रेडियस कैसा है? बहुत कम है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पे रेडियस कम है। तो पहले तो एक फॉर्मूला होता है, कैसे आया सब समझेगा, पहले समझो सिर्फ, ठीक है। तो G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R², ठीक है। इसमें बहुत लोग को फर्क पड़ता है, बट फिर भी लास्ट पर फिर अच्छे से बोलूँगा, कुछ नहीं मतलब 1 होगा इसके नीचे, ठीक है। तो देखो, G ऊपर है और R नीचे है, तो हमेशा ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, जैसा 1 अपॉन R², ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन बना देता हूँ, ध्यान देना। एक कंडीशन है G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1, M। चलो देखो, यहाँ पे समझो, ये है, देखो G और R ऊपर नीचे है ना, तो इसको ऐसे वाले साइन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, मतलब रेडियस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, ओके। तो उतना मत समझो अभी, प्लीज इतना समझो। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली। कब बोलेंगे इनवर्सली? कब पढ़ेंगे इसको? जब ऐसे ऊपर नीचे होगा। तो देखो यहाँ पर भी तो सेम साइन है, लेकिन अब यहाँ पे इसको इनवर्सली नहीं पढ़ते,
इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते, क्या पढ़ते? डायरेक्टली। तो देखो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है? इनवर्सली। अब वो छोड़ दो, आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ना वो भी अलग बात है, लेकिन जब ऐसे अपॉन वाले रहेंगे तो हमेशा उल्टा समझना, मतलब अगर R अगर बढ़ जाएगा ना, देखो R मतलब क्या है? रेडियस। जैसे यहाँ पे R है, ठीक है, अगर R बढ़ जाएगा, R क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो ये जो G होगा वो कम हो जाएगा। उल्टा बोलना है, इनवर्सली में क्या बोलना है? उल्टा। और इनवर्सली कब समझ में आएगा? एक ऊपर रहेगा और एक नीचे। ओके, तो अगर R बढ़ गया, R अगर इंक्रीज होगा तो G कैसा होगा? डिक्रीज होगा। बाद में बात करते हैं G डिक्रीज वगैरह की, ठीक है। और अगर R अगर डिक्रीज होगा तो G क्या होगा? इंक्रीज। बस इतना समझना है थोड़ा सा। फिर इधर वाले पे आ जाओ, तो G और M ये डायरेक्टली है। अगर M भी बढ़ेगा, अब M तो बढ़ता नहीं मास किसी का, बट फिर भी बता रहे हैं M अगर बढ़ेगा तो G भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये थोड़ी बेसिक पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का इनवर्सली और डायरेक्ट। अब इसमें ही थोड़ा देख लो, इसीलिए तो यहीं पे पूरा खेल है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, इधर भी इक्वेटर है, और ये क्या है? पोल है। अब थोड़ा ध्यान देना, इक्वेटर पे अगर यहाँ से यहाँ तक गिने तो रेडियस कैसी है? ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ अभी फॉर्मूले के हिसाब से बात करेंगे, ये वाले फॉर्मूले की, ठीक है। तो देखो G और R ये इनवर्सली है और G और M ये डायरेक्टली है। ओके, तो देखो यहाँ तक के इक्वेटर पे ना, इक्वेटर पे रेडियस कैसा है? ज़्यादा। तो अगर रेडियस ज़्यादा तो G कैसा हो जाएगा? कम। अभी बोला मैंने। और यहाँ पे देखो थोड़ा, पोल पे कैसा है? पोल पे रेडियस कैसा है? मिनिमम है। पोल पे मतलब कम है, इससे तो कम है ना, इक्वेटर से पोल कैसा है? कम है। तो रेडियस कैसा है? कम। तो रेडियस अब देखो कम बोल देंगे इसको, कम मतलब डिक्रीज, तो रेडियस कैसा है? डिक्रीज। तो G कैसा होगा? इंक्रीज। सिंपल। तो हमें बात ये समझ में आई कि इक्वेटर पे G कैसा रहेगा? कम रहेगा, ज़्यादा बोल, रेडियस ज़्यादा रहेगा, ये अच्छी बात है। इक्वेटर पे रेडियस क्या रहेगा? ज़्यादा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ G की, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया ना, तो इसलिए हम इक्वेटर पे क्या बोल देंगे? G की वैल्यू कैसी है? मिनिमम मतलब कम है। लेकिन पोल पे G की वैल्यू क्या बोल देंगे? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अब तुम इसको बोलो कम करके, किसको कम बोलोगे? रेडियस। हाँ, तो जब रेडियस कम बोल दिए तो G ज़्यादा हो गया, तो इसलिए पोल पे मैक्सिमम रहेगा और इक्वेटर पे मिनिमम। ये छोटी छोटी सी बेसिक बात है, ठीक है। अब कैसे कुछ अर्थ के बारे में बहुत लोग समझते नहीं। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हाइट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाइट। अभी देखो ये सरफेस है ना, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये सेंटर तो वैसे के वैसे रहेगा, तो सेंटर से अब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, गेंद यहाँ पे आ चुका है, तो अब गेंद और सेंटर से हम ऐसे गिनेंगे ना, तो यहाँ से अब यहाँ तक रेडियस क्या हो गया? बोलो। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रेडियस ज़्यादा हो गया। देख लो, पहले इतना था, लेकिन अब हम किसके लिए गिन रहे हैं? गेंद के लिए। तो अब इतना गिनेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, तो इसलिए रेडियस क्या हो गया? देखो बढ़ गया। तो जैसे ऊपर जाते जाएंगे, देखो यहाँ पे गए, चलो और कहीं पे चढ़े गए, पहाड़ पे चले गए, तो और यहाँ से गिनना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो वैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे R क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब बोलो R फिर बढ़ते गया, मतलब G क्या होते गया? फिर कम होते गया। G कैसा होते गया? कम। अब मुझे बताओ, आप बढ़ते गए, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे G क्या होते जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू फिक्स होगी, क्या होगी? 9.8, ठीक है। मिनिमम लेके वहाँ पे 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो G की वैल्यू 9.8 ये सरफेस पे होती है। सरफेस मतलब क्या? इधर देख लो, हम सब लोग अर्थ के, एक अर्थ है ऐसा, तो हम सब ऐसे ऊपर पे बेटा खड़े हैं, ओके। पहाड़, नदियाँ जो भी है सब ऐसे सरफेस पे है, कोई ऐसे अंदर पे कहे क्या? नहीं। तो ये सरफेस पे G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। अब देखो इधर कम होती जाएगी तो 9.7 या 6, 5, अब धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, तो ऊपर जाते जा रहे तो रेडियस क्या होते जा रहा है? बोलो। बढ़ते जा रहा है, कम मत बोलो, बढ़ते जा रहा है। तो रेडियस बढ़ते गया, बोलो। रेडियस बढ़ते गया तो G क्या होते गया? कम होते गया। अब G कम होगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जहाँ पे G कम होते G की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी। अब इसलिए वहीं पर क्या हो जाएगी? ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा? ग्रेविटी मतलब जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, जो भी ग्रेविटेशन जो भी है, वहाँ पे G की वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो अब इसके बाद जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चले गया तो वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि G की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। तो ऑब्जेक्ट समझ लो स्पेस में चले गया। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरी बात, बहुत लोग अर्थ के बारे में जानते नहीं, कुछ वेलोसिटी नहीं समझता, किसी को एक्सेलरेशन नहीं समझता है। क्लास में बता रहा हूँ, समझ लो। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले बता, इसमें क्या क्या वैल्यू पड़े? सर ये फॉर्मूला अभी कैसे आया, क्या है वो भी डिफाइन करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? G डायरेक्टली और ये क्या है? इनवर्स। तो अब देखो नीचे तरफ जाओ, यहाँ पे समझो तुम हो। अब नीचे जाएंगे तो ऐसा मत बोल देना कि रेडियस कम होगा,
थोड़ा बात को समझना, वो अलग बात है, जैसे नीचे जाओगे तो रेडियस कम होगा, लेकिन उसी के साथ एक फॉर्मूला याद रखना है, G इक्वल टू ओके G ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन डी, ऐसा कुछ है, सॉरी आर यहाँ पर, G इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये G डैश, मतलब अभी वहाँ पे G की वैल्यू, यहाँ पे G थी, G डैश के लिए समझना है, अगर उतना भी नहीं समझता तो समझो मास भी उसके लिए क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब उस पर्सन के लिए मास भी क्या होते जा रहा है, कम। जैसे मान के चलो पर्सन वो यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए अर्थ हम यहीं से ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा करके, समझ में आ रहा है कुछ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मास कम होते जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, डेप्थ के लिए। देखो डेप्थ बोलेंगे, डेप्थ मतलब क्या होगा, इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर, और हाइट मतलब क्या होगा, ऊपर। कभी कभी एल्टीट्यूड आता है, एल्टीट्यूड क्या आएगा, एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड मतलब भी ऊपर, एल्टीट्यूड मतलब भी ऊपर, हाइट मतलब भी ऊपर, इसका मीनिंग एक ही होता है। और डिप्थ बोलते तो डिप्थ मतलब डिप्थ में देखो इनसाइड, और अगर इनसाइड द अर्थ बोला तो भी अंदर, ओके। तो अगर हम अंदर की तरफ भी जाएंगे ना, तो ऐसा मत समझना कि जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। ऊपर भी जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, अभी बताते क्यों कम होगी, और नीचे भी जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बताना है। और जैसे सेंटर पे आ जाएंगे, कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू यहीं पर कहीं पर ऊपर में जाके 0 होने वाली है, और एक कहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर। देखो जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ना जी की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम, तो जैसे वो सेंटर पे आएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। तो सिर्फ याद रखने का तरीका बस इतना है कि पहले पॉइंट में ये जो हाइट पे जाते जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और वैसे डिप्थ पे जाते जाएंगे, डिप्थ मतलब नीचे, तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम। दोनों के लिए कम बोलना है, ऊपर के लिए भी कम बोलना है और नीचे के लिए भी कम बोलना है, बस मैक्सिमम बोलना है तो ये सरफेस के लिए, किसके लिए, सरफेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो, अब बहुत लोग को अर्थ के बारे में पहले जानकारी होना बहुत जरूरी, तभी जाके ग्रेविटेशन, ये अर्थ फ्री से। हाँ, अब क्या होता है, जैसे कि मानकर चलो सब लोग, जरूरी नहीं कि यहीं पे कर, कभी अफ्रीका इधर है, ऑस्ट्रेलिया, मेरे को ग्राफ नहीं समझता बट बता रहा बस, ठीक है। अफ्रीका इधर है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज, ये ऐसे हर सब यहाँ पे ऐसे सरफेस पे है। कहाँ पर है, सरफेस, कोई अंदर नहीं है रे, सब कहाँ पे, सरफेस। समझो इंडिया इधर है, ठीक है, तो इंडिया पे हम लोग समझो ऐसे खड़े हैं, ओके, तो हम लोग ऐसे खड़े हैं सरफेस पे, सिर्फ हम सब सरफेस पे। हाँ, सरफेस मतलब समझते हैं ना, पृष्ठ भाग पर ऊपर की तरफ। तो कुछ लोग तो ऐसे भी खड़े हैं, देखो। अब लगता होगा कि वो सब नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि ये सेंटर से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी है बट हमको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकते हैं हम ही लोग ऐसे आड़े खड़े होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ तक के तो ये अर्थ की कुछ कहानी है, ठीक है। वो इसी प्रकार से बोलते हैं, जो एप्पल होता है, जैसे ये पेड़ होता है, जैसे यहाँ पे समझे सब प्लांट है, अभी जो एप्पल यहाँ से गिरेगा, ठीक है, तो जैसे कुछ एप्पल यहाँ से, तो हमेशा कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, ऐसे आड़े गिरेगा क्या, हॉरिजॉन्टल गिरेगा क्या, या ऊपर की तरफ गिरेगा नहीं, क्यों ऐसा नीचे क्यों गिरेगा, मतलब उसी की तरफ, क्योंकि वो ग्रेविटेशन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए समझना, अगर पेड़ मान के चलो ऐसा भी है, देखो अब तो क्या इधर गिर जाएगा क्या एप्पल, नहीं, एप्पल इधर ही गिर गया, किधर, टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ। तो देखो पेड़ ऐसा लगा हुआ है, मतलब ऐसे आड़ा, तो एप्पल ऐसे नीचे गिरेगा क्या, नहीं, एप्पल किधर गिरेगा, मतलब टूवर्ड द सेंटर की तरफ, किसके, अर्थ, मतलब ये एप्पल ऐसा नहीं गिरने वाला है, किधर गिरेगा, मतलब ये एप्पल कुछ इस तरह से गिरेगा। तुमको बात बड़ी अजीब सी लग रही है बट ये समझना है, ये अर्थ की कहानी है, ओके। तो हमेशा जो भी फोर्स होगा वो टूवर्ड द सेंटर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ तक ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कहाँ पर है, सरफेस, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत लोग लास्ट पर बता रहा हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे तो हर बार पढ़ाते थे पर भूल ही जाते तुम लोग, ठीक है। अब थोड़ा बात को समझना, कुछ नहीं होता, वेलोसिटी मतलब कि एक स्पीड होती है, वेलोसिटी मतलब क्या होती है, स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी एक प्रकार की स्पीड ही होती है बट वन डायरेक्शन वाली होती है। बता, देखो एग्जाम्पल के साथ बता रहा है, लास्ट बात सुनो। ये एक रोड है समझो, ठीक है, देखो यहाँ पे दो तरीके से बात करते हैं ना, जैसे ये गाड़ी है समझो, बड़ी अजीब सी गाड़ी पर कुछ भी रहती है, ओके। देखो गाड़ी ऐसे है, गाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी सिर्फ, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
तो एक स्पीड के साथ आई ना। हाँ, तो एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब समझता ना एक दिशा, मतलब उसको एक डायरेक्शन रहेगा। मैं एक पहले फिजिकल वाला कर लेते। देखो यहाँ से मैं वहाँ तक जाऊँगा, मतलब एक ही डायरेक्शन है। हाँ, तो अभी मैं बोल सकता हूँ स्पीड तो है, वो तो बात अलग है, बट एक वेलोसिटी भी है मेरे साथ। क्या है? बेटा वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं होता, कहने का मतलब वो एक प्रकार की स्पीड ही है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड तो समझता ना, गुरु गाड़ी चलाते और क्या। अभी इधर देखो, अभी समझो मैं ऐसे करके ऐसे चले गया, अब मैंने वेलोसिटी नहीं किया, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन बदल गया। पहले मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो रहा है? चेंज। तो जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं करते। ओके, समझ में आया? वेलोसिटी मतलब क्या? एक डायरेक्शन हो। जैसे देखो इसको मैंने ऐसे ऊपर किया, हाँ तो अलग डायरेक्शन थोड़ी है, ऐसे ही तो है, मतलब ऊपर की तरफ, बरोबर है। अब देखो अभी ऐसे कुछ हुआ, तो ये नहीं, ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर ऐसे रहता सीधा, ये ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे, एकदम वन डायरेक्शन होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वन डायरेक्शन। चलो देखो, तो ये गाड़ी यहाँ पे, गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो क्या बोले यहाँ पे वेलोसिटी आई? यस। अब जैसे एक और रोड बना लेता, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ पर है और गाड़ी यहाँ पे आ गई, अभी वेलोसिटी है नहीं। देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ तक वेलोसिटी है क्योंकि वन डायरेक्शन। ये ऐसे आए, मैंने फिर बोलना है वेलोसिटी मतलब कुछ मत समझो, क्या है? स्पीड। बट लेकिन उसका एक कंडीशन है कि एक डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक आया गाड़ी, यहाँ से यहाँ तक है, बोलो वेलोसिटी यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी, क्योंकि ऐसे वन डायरेक्शन है ना, नीचे की तरफ ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी। अब पूरा मत बोलते सर पूरा वेलोसिटी, नहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसा हो गया? चेंज। तो ये समझो ए पॉइंट है, ये समझो बी पॉइंट, तो क्या ए से लेकर बी पॉइंट तक की वेलोसिटी है क्या? नहीं। अब यहाँ पे डी पॉइंट बना दिया, यहाँ पे सी पॉइंट, अब ये ठीक है। ओके, अब बोलो ए से डी तक वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन आ गया। डी से सी तक की वेलोसिटी है, और सी से बी तक के है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ए से सी तक है, नहीं, क्योंकि ए से सी तक की क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, करके वहाँ वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वन डायरेक्शन मतलब क्या होगा? वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, तो एक्सेलरेशन नहीं समझता। अभी बोलो वेलोसिटी समझी, अब मैं कुछ वन डायरेक्शन, क्या? वन। अब हम वही तो बात कर रहे हैं ना। जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी मतलब क्या? बोलो फिर से एक बार। स्पीड है ना एक प्रकार की। तो ये इसको मैंने इसे ऊपर की तरफ किया, तो एक वेलोसिटी किया कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन कैसा है? ऊपर की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? तो वही बोल रहा, वेलोसिटी कम थी, अब बोलो वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी और ज्यादा हो गई। यहाँ तक क्लियर है? क्यों अभी वेलोसिटी क्यों बोला? क्योंकि ऐसे ऐसे किया ना, ऊपर की तरफ तो डायरेक्शन है ना। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी बात, इसी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि तुमको जी की वैल्यू, जी मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी मतलब भी कुछ नहीं, वो वेलोसिटी का चेंज जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। अभी देखो जैसे समझो, जैसे ये घसरपट्टी तो आपने देखे होंगे कभी, ठीक है। जैसे यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो ऐसे कुछ नीचे की तरफ आएगा। तो थोड़ा बात को समझना, कभी झूला झूले भी होंगे आपने ऐसे, ठीक है, घसरपट्टी में। तो जैसे हम बैठते हैं तो पहले थोड़ा धीरे रहता है, फिर बीच में जाके थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ कम हो जाती है, रुक जाती है ना। मतलब होता क्या है, स्टार्टिंग पे क्या बैठते पे ऐसे कर क्या हो जाता है? क्या बैठते तो थोड़ा स्लो रहता है ना, ऐसे बैठे हुए फिर स्पीड आएगा आएगा आएगा, फिर बीच में कैसा होगा? ज़्यादा, और उसके बाद स्लो। तो देखो हुआ क्या, रुको एक मिनट, मुझे बताओ घसरपट्टी ऐसी है, अगर तुम ऐसे बैठे हो, तुम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो, क्या यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है। हाँ भी सुनो, लेकिन वेलोसिटी देखो चेंज होते जा रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले कम थी स्पीड, वेलोसिटी मतलब दिमाग में स्पीड भर देना, ठीक है, बस स्पीड ही समझो, समझो क्या है वो, बस वन डायरेक्शन वाला है, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अभी तुम ऑब्जेक्ट मतलब तुम ही हो। याद करो पहले कम थे, फिर ये बीच में आए तो बहुत ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पे आके और कम हो गए। मतलब क्या हुआ देखो, हाँ चेंज समझता ना, चेंज, चेंज मतलब बदलाव। तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर कम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में थोड़ा भी चेंज होते रहेगा, कम ज़्यादा रे, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज, चेंज, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, तो कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, इसका मतलब क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? और अगर हिंदी में बोले तो वेलोसिटी कम ज्यादा ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे ना चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। तो यही चेंज इन वेलोसिटी ना, यही एक्सेलरेशन है। तो अब एक्सेलरेशन मतलब ये समझना है कि स्पीड ही है। तो तुम वो बोलते ना, उसको बोलते कि दिखता उगता कुछ नहीं है, बट कंसेप्ट है वो। बोलो एक्सेलरेशन, जिसको ए करके बोलते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे जी पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? बोलो चेंज इन। अभी देखो अब दोनों का कंसेप्ट एक साथ लाता हूँ। देखो अब यहाँ पे समझना, वो एक्सेलरेटर करते हैं ना, उसी से बना है, ठीक है। उसी में क्या करते हैं देखो, आप इसे तो गाड़ी है मेरी, यहाँ पे बैठे, ठीक है, घर से बैठे कहीं पे एकदम सीधे रोड में जाना है, आड़े तेढ़े रोड में जाएंगे तो वेलोसिटी नहीं आएगी। जबकि एक्सेलरेशन कब आएगा? बोलो जब वेलोसिटी आएगी। अभी मैंने बात किया ना, एक्सेलरेशन मतलब क्या है? बोलो चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आना चाहिए ना भाई, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना। अब देखो सिर्फ अभी रोड इतना है, अब क्या कर, देखो ये गाड़ी पहले धीरे, तो बोलो अब ये मेरे साथ साथ कौन भी चला, वेलोसिटी तो चली, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। अरे एकदम बाद में तो 11 में तो और खतरनाक कंसेप्ट, बट अभी सिर्फ मीनिंग तक के रहना तुमको सीमित, बाकी तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अलग अलग है। देखो इधर देखो, ध्यान देना, ये ऐसे बढ़ा देंगे, एक्सेलरेटर बढ़ा रहे, स्पीड भी क्या होगी? वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी ना। फिर जैसे ऐसे कम कर रहे हैं तो स्पीड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। वो अलग बात है। अब सुनो, अब देखो गाड़ी यहाँ पर है और गाड़ी यहाँ तक है। मैं पता क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 10 की स्पीड से जाते भाई, ठीक, 10 मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड, अब ये बहुत लोग को समझ नहीं आता। देखो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इसका ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट क्या? कुछ नहीं, जगह चेंज होना। अभी पढ़े ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो गाड़ी यहाँ थी, अब गाड़ी यहाँ आ गई, तो हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जगह बदल गई रे, इंग्लिश में बोलेंगे ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यही क्या है? वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या? डायरेक्शन। ओके, यहाँ अब स्पीड देखो, स्पीड मतलब कि SPEED, ओके स्पीड। यहाँ पे यहाँ से ऐसा, इसको स्पीड बोलेंगे, यहाँ पे भी चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअली इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? चेंज इन डिस्टेंस। रुको, ये जो मैंने भी बताया साइड में रखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक सीमित है, जो हमारे चैप्टर में वहाँ तक है, ठीक है। हाँ रुको, कहाँ तक है? वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वेलोसिटी आ रही है, उसी को बोल रहे हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मतलब कोई टाइम लगता है बेटा, इधर ध्यान दे बेटा, किसान नहीं तो कंसेप्ट नहीं समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा, सुन लो, 10 की स्पीड से गाड़ी आ रही है हमारी, मतलब सिर्फ 10, ना एक कम भी हुआ ना कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे गाड़ी ऐसी थी, बस यहाँ से बैठे एक इमेजिन कर लेते, ऐसा होता तो नहीं है, गाड़ी बस 10 की स्पीड से चल रही थी और फट से ऐसा बैठ भी गए तुम यहीं से, ओके, और 10 की स्पीड से ही गाड़ी यहाँ पे आई, तो यहाँ से यहाँ तक 10 की स्पीड, कुछ भी कम नहीं। अच्छा पहले यहाँ से यहाँ तक आई 10 की स्पीड में, स्पीड बोल रहा हूँ, तो 10 की वेलोसिटी भी है, स्पीड तो है ना, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है कि नहीं है, पहले बताओ। समझ गए? वन डायरेक्शन, ओके, मतलब एक प्रकार की स्पीड है। लेकिन मैंने बोला 10 की स्पीड, तो देखो एक्चुअली वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही है? कितना बोला मैंने? सिर्फ 10। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या था? 10 10 10 था। हाँ, तो करके वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे 10 ही था ना, करके एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ओके, जैसे मान के चलो तुम 10 की स्पीड में चला रहे हो, तो आपको इसको ऐसे मिनिमम रखना पड़ता है, कुछ भी एक मतलब ना इधर ना इधर, मतलब एकदम सेम स्पीड चलाना है तो ऐसे रख दो बस, हो गया। तो उसमें मतलब क्या करना पड़ रहा है तुम्हें? एक्सेलरेशन 0 रखना पड़ रहा है, और जैसे वेलोसिटी को चेंज करना है तो फिर इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये कंसेप्ट बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन मतलब समझा अभी, वेलोसिटी मतलब भी समझा, एक प्रकार की क्या होगी बोलो? स्पीड। यहाँ तक ठीक? अर्थ हमारा गोल नहीं है, हम सब ऐसे खड़े हैं, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर गिर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, ओके।
जी की वैल्यू में भी क्लियर है। अब इधर देखो, फिर बाकी तो मैंने कल पढ़ाई दिया था थोड़ा बहुत, बट फिर भी एक बार देख लो, टॉपिक देख लो, फिर उसके बाद वो एमसीक्यू पॉइंट करने में आसानी जाएगी। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच फोर्स है, बस फोर्स है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अभी पढ़ेंगे ना, अभी वो पीडीएफ मैंने फोटो खींचा उसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में क्या है बोलो, फोर्स, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन समझो एक अर्थ है और ये दो ऑब्जेक्ट, अब इनको क्या करेंगे, खींचेंगे ना। हाँ, तो इधर वाले को जो खींच रहे हैं वो ग्रेविटी है, और ये दोनों खींच रहे हैं, दिखता नहीं हमको बट वो खींच रहे हैं, अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वाली क्या है, ग्रेविटी। यहाँ पे दो दो फोर्स आ रहे हैं ना। अब देखो ये सन है, समझो, सॉरी ये हमारा कोई, ये सन है और ये ऑर्बिट है, अच्छा सॉरी ये प्लैनेट है, ये ऑर्बिट में घूमता है ऐसे। तो अब इनके बीच में क्या होगा, देखो दो प्लैनेट हो गए ना अलग अलग, तो इनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर, मतलब ये दोनों अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक सन हो गया और एक अर्थ हो गया, तो दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर, तो इसलिए ऑर्बिट से घूम भी पा रहा है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद केपलर बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब एकदम डायग्राम बनाकर, है ना, फिर ऑर्बिट में ऐसा करके। तो अब क्यों बोल रहे हो इलिप्स के जैसा, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अर्थ हमारा गोल है क्या, नहीं है ना। फर्स्ट भी पता है आपको, इसको बस घुमाना है और इंडिकेट सन है कि नहीं, ऐसे इंडिकेट सन। ओके, सेकंड में क्या बोलना है, वही ऐसे एरिया बना दो, मतलब यहाँ से, प्लीज ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक अर्थ हमारा आएगा, पता है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दिन लगता है उसको, 365 या 366, पता नहीं कैसे बोल देंगे यहाँ पर, मतलब वही है, 1 ईयर लगता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए समझो कोई पाथ बनेगा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहले था करके एक लाइन बना लेंगे, फिर यहाँ पे आया करके फिर यहाँ से लाइन बना लेंगे, तो देखो ये बन जाता है एरिया। एरिया मतलब पता है ना, जगह। अब समझो और प्लैनेट यहाँ पे था, अब वो यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से एक लाइन बनाना पड़ेगा, तो एक और बन गया, तो एरिया इक्वल हो जाते हैं, सिर्फ इक्वल द एरिया जो भी है। ओके, वो क्या हमारा सेकेंड लॉ, मतलब केपलर का सेकेंड लॉ। फिर थर्ड सिंपल है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ओके, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, या जो भी मीन डिस्टेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर, इसको बोलना है, थर्ड लॉ है हमारा। ओके, केपलर का फर्स्ट बस घूमना बोलना है, सेकेंड में एरिया इक्वल, और थर्ड में, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ग्रेविटी कल भी रिपीट किया भाई, बट फिर भी क्या करें, भी पढ़ाना है तो समझ में, कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। केपलर भी हो गया। फिर सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर, देखो सर्कुलर मोशन मतलब कुछ नहीं, कोई भी ऑर्बिट नहीं, क्या सर्कल के जैसा घूमेगा, ठीक है। देखो पंखा घूम रहे हैं, बट वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन है, बट तुमको अभी 11-12 में समझेगा। देखो घूमने वाली कुछ अलग अलग टेक्निक होती है, एक जो पार्टिकल होते हैं ना, ऑब्जेक्ट, वो अलग अलग टाइप के मोशन करते हैं। मोशन मतलब समझो, पहले तो मोशन ही समझ में नहीं आता बहुत लोग को, तो ठीक है। मोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कुछ हट जाना। जैसे देखो ये मैं यहाँ पे था, यहाँ आ गया, ये मोशन ही है एक प्रकार का। क्या बोला मैंने, एक जगह से दूसरी जगह आ जाना, वो क्या आप लोग का मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ भी डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी नहीं है मोशन। मोशन मतलब बस एक जगह से, अब देखो ये ऐसा कुछ है, किया मोशन, क्यों, क्योंकि पहले ऐसा था, अब वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसा आ गया, तो ये भी मोशन है। अब देखो मोशन भी बहुत टाइप के, देखो वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन मतलब समझता ना, वाइब्रेट, तो ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। क्या है, ये वाइब्रेशनल हो गया। एक ऐसा भी पढ़ना पड़ेगा तुमको, जो ऐसा ऐसा ऐसे से करते, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। मैं अभी तुमको याद नहीं रखना, बट तुमको अच्छे से समझ जाए कंसेप्ट। ये कौन सा मोशन है, ऑसिलेशन। ये कौन सा है, एक चीज और रहता है, ऐसा ऐसा नहीं करता वो, मतलब ऐसे, ये भी ऑसिलेशन है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी देखो, अब ऐसे गोल गोल घूम जाऊंगा मैं, देखो सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन। कौन सा है बोलो, अब यहाँ तक क्लियर, मतलब से गोल गोल घूमूंगा। लेकिन देखो एक गोल घूमने का एक तरीका और होता है, ऐसे करके, अरे पैर पे वो एड़ी यहाँ पे रखा मैंने और ऐसे गोल घूम गया,
इसको सर्कुलर नहीं बोलते, इसको रोटेशनल बोलते। क्या बोलते हैं? देखो सर्कुलर और रोटेशनल में दोनों फर्क है ना। क्या क्या देखो, एक जगह भी घूम मैं ऐसे गोल गोल घूमा ना, तो ऐसे पाथ में घूमा मैं ऐसे, हाँ तो ये सर्कुलर है। तो बताओ वो सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है? रोटेशनल। उसकी वो पंखुड़ियाँ होगी, उसके अगर वो ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो सर्कुलर है, लेकिन वो ऐसे पकड़ के वो अपने आप में ऐसे घूम रहा है, एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्सिस। तो ये रोटेशनल हो गया। वाइब्रेशनल, ऑसिलेशन, फिर सर्कुलेशन, रोटेशनल, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, बट ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अभी मोशन मतलब समझा? तो वही है हमारा, हमको पढ़ना है सर्कुलेशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अगर याद करो ये अर्थ है, अर्थ सर्कुलर भी करता है, किसके? सन के नाम। अब सर्कुलर क्यों बोला भाई? गोल गोल घूम रहे हैं ना उसके ऐसे, जैसा मैं अभी घूम के दिखाया ना तुमको, तो ये सर्कुलर मोशन, ओके। लेकिन अर्थ ना रोटेशनल भी करता है, खुद भी ऐसे ऐसे घूमता है। देख गूगल पढ़े तो जानते हो तुम, खुद भी ऐसे ऐसे घूमता है, गिर जाता था, ओके। खुद भी ऐसे ऐसे घूम कर क्या कर रहा है वो? सन के अराउंड भी घूम रहा है। देखो खुद भी घूमता, मतलब खुद भी ऐसे ऐसे घूम रहा, तो खुद घूम रहा वो क्या है? रोटेशनल। और इसके अराउंड जो घूम रहा है सर्कुलर। तो तुम्हें रोटेशनल में फोकस ही नहीं देना है, तुम्हारा चैप्टर में क्या है? सर्कुलर। तो ऐसे ऐसे घुमाना है, ओके। चलो सर्कुलर मोशन हो गया। अब उस पे समझो क्यों ऐसा घूम पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो सन और अर्थ के बीच में क्या फोर्स है? ग्रेविटेशनल। यहाँ तक क्लियर? अब सुनो, तो जो हम बोल रहे हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअली नाम देखो अभी यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने बोला, ध्यान देना थोड़ा सा, रुको एक मिनट। अभी एक्चुअली देखो फोर्स ना कुछ होते नहीं है, ये वाले, ये किसी के द्वारा बना गया है। सुनो बता लो, बात मत करो, ये किसी के द्वारा बनाया है, एक्चुअली फोर्स है नहीं। अभी किसने बनाया था? सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अर्थ ऐसे क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा होगा सर? मतलब उसको जाने ही नहीं दे रहा है, बरोबर। उनके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? तो अब जो फोर्स में बोल रहा है इधर इस डायरेक्शन पे, ओके। तो ऐसे, अब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऐसे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे, मतलब कि हर टाइम पर सेंटर, मतलब कि सेंटर ऑफ द अर्थ बोलो या सेंटर ऑफ द सन, जो भी बोलेंगे, तो कैसे सेंटर, ये जो फोर्स लग रहा है इसके लिए, तो इसके लिए फोर्स किधर लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। किधर लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ तक क्लियर? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। हम अभी बोल रहे हैं ना, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? बोलो। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही को क्या बोल रहे हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बना हुआ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो टूवर्ड्स द सेंटर है। क्या है? एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है ये कोई भी अलग से फोर्स नहीं है। एक्चुअली ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो बना हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल। तो सिर्फ दिमाग में इतना फिट करना है, टूवर्ड्स द सेंटर। किधर? टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ तक क्लियर है? खर्रे की पन्नी को ऐसे घुमा तो पूरा फोर्स किधर आ जाएगा? टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ तक क्लियर है? हर पार्टिकल पे ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, टूवर्ड्स द सेंटर याद रखना। क्या रखना है? हो गया वही भाई, ठीक है। क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी हो गया, केपलर की थर्ड लॉ हो गया, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बस आलसी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बाद तुम, अभी हम बोलेंगे, हमारा टाइम है अभी हमारे पास, कुछ और कंसेप्ट रह जाएंगे बाद में, डॉट क्लियर करने के लिए बोला भी था ना, तो कुछ रह जाएंगे तो और बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सर्कुलर हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। अच्छा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है ना। सुनो, यूनिवर्सल लॉ में कुछ नहीं है। न्यूटन बोला तो मैंने कल बता दिया था ना। न्यूटन मतलब क्या करना है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अभी ये पढ़ा भी दिया तुमको। डायरेक्टली मतलब ये दोनों डायरेक्टली होगी, ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, ऐसा कुछ ओके। और ये क्या होगा? अगर अब देखो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं, r के जगह पर 2 दे दिया, r के जगह पर कितना दे दिया? 2। तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? लगाओ, कम नहीं, कितना होगा? वैल्यू बताओ। मैंने बोला ना r के जगह पे 2 है, रेडियस इज ट्वाइस, तो बताओ फोर्स
सर वो तो बताओ पहले मंगल की ज्यादा होगा। यही तो दिमाग लगाना। देखो रेडियस की जगह पे टॉइस कर दो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2। ऐसा करना, मतलब बोला ना, जैसे ये 2 बोला मैंने तो 2 का इसका 1 मत कर दो, पहले स्क्वायर भी है ना, पहले स्क्वायर तो करो। 2 का स्क्वायर 4, तो r निकला 4, तो ये 4 है तो f कितना हो गया 2, मैंने बोला आधा होगा, ये ज्यादा तो ये उसका कम। अभी यहाँ तक क्लियर है। और कभी कभी सब बोलेंगे मास है 2 तो फोर्स कितना 2, मतलब वो इक्वल में होगा, ठीक है यहाँ तक के। तो इस तरह से ये न्यूटन का नाम सुन के ये लिखना है, ओके। फिर इन दोनों को सर वो पता चलेगा तभी तो करेंगे ना उसको। हाँ बताएंगे ना, तो क्वेश्चन में बताएंगे ना, तो भाई तो क्वेश्चन में ट्वाइस देगा ट्राइस देगा, ठीक है यहाँ तक के। चलो एफ एफ दोनों तरफ एफ है ना, तो एक बार एफ लिख लेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखो ये भी है और ये भी, मतलब ये डायरेक्टली में, इधर ध्यान दो प्लीज, ये डायरेक्टली में इनवर्सली है। अब एक साथ में लिखेंगे, ये अलग अलग लिखे ना, तो ये एक बार लिख लो m1 m2 और नीचे में क्या दिया था बोलो r। देखो ये एक साथ में लिख दे सभी को कंबाइन करके, तो ये बन गया तुम्हारा क्या है, मतलब अभी ये डायरेक्टली को हटाकर क्या कर देंगे इक्वल लगाएंगे और g लगाएंगे, फिर वही m1 m2 अपॉन r। अभी सब पता होना चाहिए। f फोर्स है, काजल बेटा वो पीडीएफ में सेव कर रहा है, सेंड कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत। अभी सिर्फ ध्यान दे बस, कंसंट्रेशन। f क्या है फोर्स है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो इंग्लिश में याद होना चाहिए, कांस्टेंट बोलेगा ग्रेविटेशनल वाला, कौन सा वाला, हाँ, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1, किसी एक का मास होगा, जैसे ये समझो ये ऑब्जेक्ट है, किसी इसका मास, मास मतलब समझता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, ओके, तो मतलब कितने अमाउंट ऑफ मैटर उस बॉडी में क्या है प्रेजेंट। एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी एक और डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ऑक्यूपाई करता है जगह, कितना जगह लेता है, वो ज्यादा हाई लेवल है, अभी प्रेजेंट होना है m1 और किसी दूसरे बॉडी क्या है m2, तो दोनों के बॉडी के बीच में क्या लग रहा है फोर्स। और ये जो यहाँ से यहाँ तक तुम बोल रहे हो डिस्टेंस, क्या बोल रहे हो, करके ये r क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, फ्रॉम द टू ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। f क्या है फोर्स है, g क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 और m मासेस, m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास और m2 सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके यहाँ तक क्लियर है। तो ये मासेस है, यहाँ तक क्लियर। इसी में क्या बोलना है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। कभी इंपॉर्टेंस पूछेंगे, अभी यहाँ पे समझेंगे, यहाँ तक ठीक है, बेसिक समझो। फिर ये g के लिए तो अलग से कुछ अलग ही कहानी है इसकी, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बोलते हैं, फिर इसकी वैल्यू भी बता दिए 6.7 इनटू में 10 -11। फिर इसका यूनिट कैसे तो पता, इधर से बना के पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इंच, कल निकालना भी बता दिया था, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके जाओ f। अच्छा ये बहुत सारे बहुत लोग को यूनिट ही नहीं पता होता, ठीक है, अभी अच्छे तरीके से यूनिट लिख लो, एक स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट गिनेंगे तो किससे गिनेंगे, मीटर से। हम बोलेंगे ना वहां से यहाँ तक है, मतलब इतना मीटर चला करके डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे मीटर, ओके। डिस्टेंस अपॉन टाइम, रुको ना भैया, मीटर बोलेंगे और उसके बाद जो टाइम को किससे गिनेंगे सेकेंड करके, मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड करके वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा मीटर सेकेंड। अभी देखो एक्सेलरेशन, मतलब पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी बोले ना एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये लिखने का ऐसा तरीका तुमको लिखना है, अभी फिलहाल नहीं है, वो 11th 12th में लिखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। अभी देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ये मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम का फिर से इसमें देंगे सेकेंड। अभी देखो ये ऊपर ऐसे जाएगा ना तो इनटू में हो जाएगा, मतलब मीटर सेकेंड, और ये इनटू में चले गया सेकेंड करके, इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड करके एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। फिर बाकी जैसा फोर्स का तो सीधा न्यूटन ने बताया ना, करके हम न्यूटन बोल देते हैं। फोर्स को किसने बताया, न्यूटन, करके फोर्स का यूनिट न्यूटन। वैसे वेट भी होता है, वेट तो हमारा जितना वेट होगा उतना ही हमें ग्रेविटी क्या करेगी खींचेगी, तो वेट और फोर्स दोनों इक्वल होगी, ओके। करके वेट का भी यूनिट न्यूटन ही बोलना है। जैसे मान के जो तुम 50 kg के हो, कितने 50 तुम्हारा वेट है, तो तुम्हारे को ग्रेविटी भी कितने फोर्स से खींचेगी 50 से,
यहाँ तक क्लियर Yes. करके फोर्स और वेट भी क्या होगा सेम, Same. तो वेट का भी न्यूटन। अच्छा कभी कभी सीजीएस ये एसआई हो गया, क्या हो गया एसआई, ठीक है सिस्टम यूनिवर्सल एसआई यूनिट, क्या बोलेंगे एसआई। अभी सुनो एसआई सीजीएस मतलब वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ऐसा होता है, और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से कुछ होता है, ओके सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ओके सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब ये यूनिट जो होते हैं वो सभी जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है सीजीएस होते नहीं है, कौनते वाले एसआई। तुमको फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, एसआई मतलब बड़ा बड़ा और सीजीएस मतलब छोटा। जैसे हम बोलते हैं ना कपड़े को दो तरह से गिनते हैं ना, मीटर से और सेंटीमीटर, तो जो बड़ा बड़ा बोल रहे हो वो क्या है एसआई है, और जो सेंटीमीटर बोल रहे हो सीजीएस। तो न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन, डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाइन, इसका भी डाइन। तो ये सीजीएस वाला है, कभी सीजीएस पूछेंगे तो डाइन बताना है, और एसआई पूछेंगे तो न्यूटन। अभी पढ़ते पढ़ते में ना पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है भाई पक्का। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ये जब एक बार थोड़ा सा पीडीएफ चेंज कर दूंगा तो आप थोड़ा एक बार घर पे पढ़ोगे तो और भी आ जाएगा, अभी धीरे धीरे इतना समझ में नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। चलो आगे देखो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के बाद फ्री फॉल। अभी देखो फ्री फॉल मतलब कुछ नहीं है, इधर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं रीच कर रहे हैं, छोड़ रहे जो भी है, ओके फॉल कर रहे हैं, ध्यान दो इधर गिरा रहे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फॉलिंग करते हैं, फॉलिंग मतलब गिर रहा होता है कुछ भी है, ओके तो उस टाइम पे उस पे बहुत सारे पहले उसको भी समझना है। जैसे इसको छोड़ा मैंने तो पता है यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है। तो पहले तो बहुत सारे एयर है, एयर मतलब हवा, तो ये लोग क्या करे पता है क्या, उसकी तरफ फोर्स लगा रहे, तो इस एयर के वजह से में एक फोर्स आता फ्रिक्शनल। कौन सा फोर्स आता फ्रिक्शनल। इधर देख ए बापू आर्यन ये हाथ है मेरा, अच्छे से क्यों नहीं जा पा रहा है, फ्रिक्शनल लग रहा है इसके और मेरे हाथ के बीच में, जो हम बोल रहे हैं घसरिंग घसरिंग वो फ्रिक्शनल है, क्या है फ्रिक्शनल। तो इधर देखो ये क्यों नहीं जा पा रहा है, तो एक फ्रिक्शनल का फोर्स पता है किधर लग रहा है, इधर, तभी तो नीचे की मतलब ये डायरेक्शन, मतलब हम जहाँ फोर्स लगाते उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल होता है। जैसे मान के चलो हम सब कुछ फ्रिक्शनल की वजह से चल पा रहे हैं, ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं तो क्या टाइम भी हो रहा है, ठीक है मतलब जैसे हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना तो हमारे पैर और जो भी ग्राउंड हो या रोड जो भी है उनके बीच में फ्रिक्शनल है, तो फ्रिक्शनल क्या कर रहा है इधर लग रहा है और हमारा फोर्स किधर लग रहा है उधर, ठीक है तो इसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, ओके फ्रिक्शनल की वजह से खास करके। जैसे मान के चलो बहुत सारे केले हो जाएंगे उसमें चल नहीं पाएंगे तो सीधा घसर के गिर जाऊंगे, या फिर ये भी नहीं समझते जैसे पानी पे क्या हो रहा है फ्रिक्शनल कम होता है तो पानी पे चल लोगे क्या ऐसे ऐसे नहीं चल पाऊंगे, तो आप चल भी क्यों रहे हो फ्रिक्शनल, क्योंकि आपके पैर और रोड के बीच में क्या है ये देखो ना ये फ्रिक्शनल, तो ऐसा रोकता है उसको ऐसे करके तभी ऐसे चल रहे हो, ठीक है फ्रिक्शनल आपको क्या कर रहा है आगे की तरफ फोर्स कर रहा है, ढकेल रहा मतलब फोर्स कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। तो फ्रिक्शनल समझ में आया। देखो तो ये एयर पार्टिकल क्या करे पता है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कर, लेकिन नीचे कौन खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए फॉलिंग जब फ्री फॉल की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रीजन भी आते हैं, हमें डाइस में दिए ना, तो एयर जो होते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, बरोबर, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल मतलब क्या है, सिर्फ इन्फ्लुएंस ऑफ द जो भी एक ऐसी इन्फ्लुएंस जिसमें सिर्फ क्या हो अलोन अ ग्रेविटी फोर्स, ओके मतलब एक ग्रेविटी वाली फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स क्या करे उसको खींचे। एग्जाम्पल दे रहे इधर देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है अभी नीचे आया ना, तो फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल मतलब छोड़ गिर गया, तो ये क्यों गिरा ग्रेविटी से, सिर्फ एक ही फोर्स ने उसको खींचा, हम एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअली, ओके सिर्फ कितने फोर्स ने खींचा उसको एक, तो अलोन, तो इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। अब वेलोसिटी को देखो आर्यन बेटा एक पढ़ से दे दूंगा अगर तेरे ध्यान में थोड़ा सा भी भटका तो अब आ गया वेलोसिटी, अभी बता दे कंसेप्ट। अभी देखो वेलोसिटी बट कौन सी वाली, स्केप वाली, ओके स्केप वाली। हाँ अब स्केप वेलोसिटी देखो क्या होता है, कुछ नहीं, वही तो पूरा था वेलोसिटी जब कल बता रहा था, देखो फेंका मैंने मतलब क्या है स्पीड, ये इतनी स्पीड मतलब इतनी वेलोसिटी, अब ये और वेलोसिटी, अब ये और वेलोसिटी, तो ऐसी वेलोसिटी हम लगा रहे हैं जिसके वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बैक आ रहा है, नहीं बैक आ रहा है कहाँ पे ग्राउंड में, मतलब हम वेलोसिटी लगा रहे हैं लेकिन वो टुवर्ड्स द अर्थ, ओके मतलब बैक टू द अर्थ, ओके मतलब वो क्या हो रहा है बैक हो रहा है कहाँ
अर्थ की तरफ और फेंक रहे और बैक हो रहा है, तो ये एस्केप नहीं है। एक्चुअली एस्केप उसे कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब हम इतनी वेलोसिटी लगा देते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ में आता नहीं है। ये है वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, हम स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो ये एस्केप है क्या? नहीं। मतलब आप बोलोगे कि एस्केप वेलोसिटी उसे कहेंगे जो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप अप्लाई करते हो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आता ही नहीं है, मतलब ग्राउंड, मतलब कि अर्थ में वापस आएगा नहीं, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है √2gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? बाकी तो बताने के लिए बहुत है लेकिन टाइम नहीं, यहाँ तक ठीक है ना? दूसरा टॉपिक, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? एस्केप। फिर पोटेंशियल एनर्जी, क्या? पोटेंशियल, ठीक है? सुनो, पोटेंशियल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, अभी सुनो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं, एक प्रकार की एनर्जी है। देखो इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है अभी, तो ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर है? द एनर्जी स्टोर ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके? मतलब एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी क्या है? स्टोर है, यही आपकी क्या है? पोटेंशियल। और जैसे हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। मतलब जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट में करते जाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। चलो झूला वाला देखो, सुनो, ऐसा था पहले, समझो झूला पहले हाइट से कैसा है? कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? कम। पोटेंशियल को हाइट से समझना, भी हाइट जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे झूला को ऊपर की तरफ कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है, बढ़ गया 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 और बढ़ते गए। हमने किसी गर्ल्स को बिठाया, बस ऊपर की तरफ कर रहे, बस गया, इतना भी कर दिया, डर रही है लड़की बट कोई बात नहीं, इतना कर दिए, तो अब ये क्या है बोलो? हाईएस्ट हो गई है। और जैसे हम छोड़ देंगे ना, देखो काइनेटिक मतलब क्या होता है पता है क्या? सुनो इधर, एक मिनट सुनो, काइनेटिक मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन में है, मोशन मतलब गति में, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है काइनेटिक। अभी दोनों चीजों को समझना, अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। अब क्या है? अभी रुकी है ना, तो रुकी है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या? नहीं। जैसे कि मान के चलो वाटर के मॉलिक्यूल सभी वहाँ पे एक्चुअली बॉन्डेड एयर के मॉलिक्यूल, जैसे खाली डब्बा है, देखो इसके अंदर अभी हवा होगी, हवा, तो हवा के भी छोटे छोटे से क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। आर्यन जानते बेटा रे, मर जाएगा रे, इधर देख, इसके अंदर क्या बोलो? एयर। तो एयर क्या कर रहे हैं? ऐसे से घूम रहे होंगे ऐसे, तो ये अब जब घूम रहे हैं ऐसे तो बोलो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तुमको क्या लगता है ऐसे है क्या बोलो? छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं ना, हाँ, लेकिन इसके कैसे है? हाँ, इसके अंदर क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड है, एकदम चिपके हुए, ठीक है? अभी काइनेटिक पोटेंशियल समझा रहे? तो स्टोर ऑफ द एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी और मोशन ऑफ द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, ओके? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, कोई ऑब्जेक्ट एकदम हाइट पे है तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है? थोड़ा कवर करते जितना हो सकता उतना, वैसे कल तुम्हारी छुट्टी है, कवर कर दूंगा, टेंशन मतलब अभी यहाँ तक, ठीक है? पोटेंशियल भी हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला भी है, बट इतना अभी बहुत है। अभी ध्यान देना, जब पिद्दी सा क्वेश्चन होता है तुम लोग को लगता है बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट अगर पता है ना तो आपको आंसर बिल्कुल आएगा, ध्यान देना भी। नहीं रहना वैसे बहुत सारी चीज़ें। हाँ चल देखो, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्री, जहाँ से चालू वहीं से पढ़ा रहा है, एक्चुअली अभी सीरीज से मैंने टाइम ही नहीं मिल पाया इसलिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। रुको, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स अपन सिर्फ जो पढ़े ना उसको याद करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, तो उसका क्या देने के लिए बोला है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो ऐसा कौन है? अर्थ घूम रहा है, किधर घूम रहा है बोलो? सन के अराउंड। एक एग्जाम्पल वो हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं? देखो, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट बाय द अर्थ। तो इसमें क्या बोल दिया? मून के लिए बोल दिया। मून के लिए मतलब
चंद्रमा रही तो चंद्रमा कैसा कर रहा है, घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के। भूगोल वोल आता है ना, हाँ, तो ऐसा घूम रहा मतलब क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स। दे दिए एग्जांपल, कोई भी देखो, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। अभी सुनो, नेम मतलब नाम लिखना है, किसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द, क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ऐसा नेम द फोर्स बोला ना, मतलब फोर्स का नाम लिखो जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब कोई भी प्लैनेट क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में घूम रहे हैं, तो उस फोर्स का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द डायग्राम के साथ, केपलर द थ्री लॉ इन सो दैट क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। याद करो इसको, अगर इनवर्सली में लाना है तो ला सकते हैं ना, न्यूटन का लॉ बताकर। न्यूटन का F इज कैसा था बोलो, 1/r स्क्वायर। अभी ला के दिखाया, लास्ट में वही वाला आंसर लिखना है, बाकी ये थ्री लॉ भी लिखना है। तो थ्री लॉ तो आते हैं ना, ठीक है, आगे रुको एक मिनट। एक बार और छोटा। जो जो आ रहे वो समझ, थ्री लॉ पता है ना, क्या क्या लिखेंगे वही लिखना है आपको, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा देखो, डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखो डिटरमाइन मतलब तुम्हें डिटरमाइन करना है, तुम्हें खुद को निकालना है। तुम ऐसा नहीं बताओगे यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन था, जी, कैपिटल जी। कांस्टेंट जब भी कांस्टेंट सुन लोगे तो कौन सा जी, कैपिटल जी। तो उसका फॉर्मूला भी तुमको क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ तक ठीक है, मतलब खुद से बनाने हैं, खुद से क्या करने हैं, बनाने हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन द सीजीएस यूनिट। ओके, मतलब सीजीएस भी लिखना है और ऐसा भी लिखेंगे और डिफाइन भी करेंगे। ओके, डिफाइन मतलब उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो इतना कैलकुलेट टेंशन लेना, जी निकालना आता है ना तुमको, जी को क्या करना, डिटरमाइन। इधर मत देखो, तुमने पढ़े उसको देखो ना पहले, जी कब आ सकता है, वही F इक्वल टू जी। अच्छा, जी को लाओ भी मत, पहले वही लिखो, पहले स्टार्टिंग से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1, फिर दोनों को कंबाइन कर लो, फिर डायरेक्टली को हटा के क्या बोल दो, जी, मतलब इक्वल और जी। याद रख थोड़ा कुछ, इक्वल और जी, और इक्वल और जी आएगा तो जी क्यों क्या बोल देना, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलना, अब इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकालना क्या है भाई, सिंपल है। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, यहाँ पे कहाँ गया भाई, तो ये बन गया आपका। अब इसी से क्या कर दो, ये अपॉन में उधर गया तो इनटू में, तो F R स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये सब इनटू में रहेगा तो अपॉन में M1 M2, इधर क्या बच गया, G, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से क्या बना, G को डिटरमाइन करना था ना, तो G को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका यूनिट निकालना था। तो यूनिट के लिए देखो, F का क्या बोला मैंने, न्यूटन, लिख के दिया उधर। R को किससे गिनेंगे, मीटर से, तो मीटर बोल देंगे, बट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर अपॉन मास को हम लोग किलोग्राम से गिनते हैं, केजी, तो इसके लिए 1 केजी, इसके लिए 1 केजी, तो केजी स्क्वायर हो गया, निकल गया यूनिट। तो ये डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा तो सब बना के करना, और डायरेक्ट पूछेंगे तो सीधा बोल देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो देखो, ये आपको इसके हिसाब से करना है, अपने दिमाग लगाना है। ओके, यहाँ तक ठीक है भाई, आगे सुनो। हाँ, यही था ना। आज थोड़ा पीडीएफ बना के करना तो ठीक है। ये पता नहीं क्या का क्वेश्चन है। हाँ, ऑल द लॉ ग्रेविटेशनल गिव द न्यूटन्स क्या बोला, एप्लीकेबल थ्रू द यूनिवर्सल एंड द टू ऑल पार्टिकल इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। सुनो इधर सुनो, क्वेश्चन ये है नहीं इंपॉर्टेंट, बट फिर भी आपको आना चाहिए। क्या बोला, एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिवन बाय द न्यूटन इज द एप्लीकेबल द थ्रू आउट क्या बोलेगा, यूनिवर्स एंड द टू ऑल पार्टिकल्स इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ क्यों है, बरोबर है, उसके बारे में आपको पता है। तो देखो, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट क्या बोलेगा, इनसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी द एज्यूम द concentration to study of the effect of the applied the force, and the center of the mass, अभी center of mass का application नहीं पता करके, spherical object having the uniform density is the geometrical center, the center of the mass, and the object having the uniform density is the centroid. It is the two bodies are the क्या बोला गया,
spherical and the uniform density, the gravitational force between them is always along the line joining the center of the two bodies. तो आपका वो न्यूटन का सेकंड लॉ वाला याद है कुछ लाइन जॉइनिंग वाला? ओके, वो एग्जांपल का थोड़ा सा समझ के देखो। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे हम लोग कॉपी ऐसे घुमाते हैं ना, कभी हाथ में घुमा लेते, पता है ऐसे क्यों घुमा पाते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना एक सेंटर पे आता है। कहाँ पे आता है? सेंटर। तो जो आप एक सेंटर पे, ऐसा नहीं कि आप इधर रख के जैसे घुमा लोगे, कोई तो एक उसका सेंटर होता है जो उस पर कैसा करते हैं हम लोग ऐसे घुमा लेते हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास है। क्या है? सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली बुक पूरी की पूरी मास से बनी हुई है, इसका मास, इसका मास, इसका मास, अलग अलग पार्टिकल होगा, और जब हम घुमाते हैं तो सेंटर ऑफ मास। तो उसका कंसेप्ट एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ऐसा आएगा तो सेंटर ऑफ मास और सेकंड लॉ को बताना है। स्टेट एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो जाता है? विशेषता। ठीक है, किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक कैरेक्टर बता दो, कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। तो कितना अच्छी प्यार से बोला, बता रहा क्या इसका मीनिंग तुमको नहीं समझ में आता पढ़ने के टाइम पे, करके तुम पढ़ते भी नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बताना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब सुनो, मतलब इसकी क्या उसकी ऐसी खासियत है, क्या उसकी ऐसी विशेषताएं हैं। तो हम ऐसा बोल रहे, पता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना एक फोर्स लगता है और उसके लिए कोई भी मीडियम नहीं लगता। देखो मीडियम मतलब होता है, तीन टाइप के मीडियम होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तीन ही मीडियम है, तुम पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। कितने मीडियम है? तीन, लिक्विड, सॉलिड, गैस। यहाँ पे गैस है, ये वाला कौन सा हो गया? सॉलिड हो गया। लिक्विड मतलब पानी वाला, बस खत्म। और क्या बच गया? जमीन, सॉलिड हो गया। समुद्र, पानी हो, और बाहर का हवा हो। अर्थ में है क्या? यही तो है ना, हवा, जमीन और पानी। तीन चीजें बनी है, तो तीनों को हम मीडियम होते हैं, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम, सॉलिड मीडियम। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तुम पानी में रहो या फिर हवा में रहो या फिर जमीन में रहो, तो आप कोई भी मीडियम में रहो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? आएगा ही। तो ये उसकी क्या होगी? ये अच्छी बात, मतलब अच्छी बात मतलब एक खासियत, एक विशेषता है। अभी समझा? तो हम बोलेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो डिपेंड नहीं करता। क्या नहीं करता? डिपेंड। नॉट डिपेंड किसके? किसके? मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है। इतना सिंपल तो बोला, पक्का यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनो, देखो अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोगों को ठीक ठाक से बैठ के आलसी नहीं फैलाना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे नहीं छोटे मोटे ऐसे नंबर आने वाले नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाके आएंगे। सुनो, अभी एमसीक्यू पता तो खत्म करो, जहाँ पे आगे पीछे चलना था। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। लिखना है आपको, क्या लिखना? मास। मतलब जो एक्सेलरेशन है ना वो मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब देखिए, एक छोटा सा मास है समझो, और एक बहुत बड़ा मास है, तो दोनों में एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। बात को समझ में आएगी? अरे जैसे मैं, सुनो ध्यान देना, अभी हम वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या? जी। कौन सी वाली जी? स्मॉल। एक्सेलरेशन बता दिया ना क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बट उसको मत देखो, अभी सिर्फ जी को याद रखो। कौन सा जी? अब स्मॉल जी के लिए बोला है कि वो डिपेंड, मतलब कि डज नॉट डिपेंड, मतलब वो किस पे डिपेंड नहीं करता? तो मास पर नहीं करता, मतलब बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? तो सुनो, एक बॉडी है 10 किलो की और एक छोटा सा है, क्या कोई भी एक कागज, बोलो ये 10 किलो एक, तो बोलो मास डिफरेंट है कि अलग अलग है? डिफरेंट है। ये बहुत भारी है और ये बहुत हल्का है, लेकिन देखो दोनों की यहाँ से रेडियस कैसी है? सेम। इसके लिए भी उतरी है, इसके लिए भी उतरी है। तो जब दोनों के लिए रेडियस सेम है तो जी की वैल्यू भी सेम होगी ना। तो इसलिए वो मास पर डिपेंड नहीं करता, मास छोटा हो या बड़ा, लेकिन जी की वैल्यू कैसी होगी? इसलिए मास आएगा। अभी ठीक है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ द ऑर्बिट, लॉ पता है तो डायरेक्ट लिख दूंगी। क्या आएगा बोलो? प्लैनेट इज इलिप्स with the sun at the one point। ये तो इसका फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन है। आगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में क्या बोलेंगे? सन स्वीप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप एरिया ऐसा कुछ आता है ना, ये तो पता। देखो टी स्क्वायर आर के एन के जगह पे क्या आता है?
क्यों? 3 बताया ना अभी, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में n की जगह पे 3 आ जाएगा, खत्म बात। अगर कंसेप्ट पता है ना बेटा तो पूरा आंसर आप आराम से याद कर सकते हो। इंग्लिश को इंग्लिश इतनी खतरनाक इंग्लिश नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कहाँ गया आंसर हो गया, कोई बात। बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, वहाँ पे समझो फिल इन द ब्लैंक है। ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिल इन द ब्लैंक एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। अभी सुन, इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए। इक्वेटर टू पोल मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पता है? इक्वेटर से पोल तक जाना। अब सुनो, इक्वेटर पे तो मिनिमम है, पोल पे अभी बताया था ना। तो जब तुम ऐसे जाते रहोगे तो बोलो इंक्रीज होते रहेगा, मतलब तुम मिनिमम से कहाँ जा रहे हो? मैक्सिमम तक। तो इसलिए हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या? जी रे जी। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे भी देख लो, ऐसा वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। एक तो ऐसा भी लिखो, नहीं तो एन भी लिख के आऊंगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? लेकिन लिख लेना ऐसा न्यूटन, NEWTON, इतना आता नहीं क्या? हाँ। सीजीएस देखो, सीजीएस बताया क्या? टाइम। मतलब न्यूटन का ही उसका छोटा वाला यूनिट क्या होता है? टाइम। इधर देखो, अब प्यार से देखना, द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट फिल इन द ब्लैंक एट द पोल। अब पोल पे क्यों? इधर अभी देखो तुम पोल पे खड़े हो, मान के चलो पोल पे मतलब एकदम टॉप पर है ना, ऐसे पोल ऐसे। अब पोल पे खड़े हो तो तुम्हें ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा खींचेगी करके, यहाँ पे वेट कैसा होगा? मैक्सिमम। और वही तुम मान के चलो तुम कहीं वेस्ट इंडीज जाके तुम इक्वेटर पे खड़े हो तो वहाँ पे वेट कैसा होगा? मतलब कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है? तुम्हें कम खींचेगी। तो इसलिए वेट चेंज होते रहता है। वेट कैसे होता है? चेंज। मतलब यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। तो तुम अपना वेट यहाँ पे गिनोगे तो अलग दिखेगा, और कहीं दूसरे देश में जाके गिनोगे ना, क्योंकि दूसरा देश किधर होगा? अर्थ के कहीं पर इधर इक्वेटर की तरफ क्यों होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहाँ पे वेट गिनोगे तो हल्का सा पॉइंट में फर्क आएगा। मतलब तुम तो ऐसा नहीं बोलोगे कि वहाँ पे जाते तक कि मेरी हालत खराब हो गई, वेट कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्यों कम हुआ? ग्रेविटी कम खींची। यहाँ तक पक्का भाई? आगे सुनो। रुक जाओ। हाँ चलो, कहाँ गए भाई? ये ट्रू और फॉल्स है कि? हाँ ट्रू और फॉल्स। चलो जितने हम लोग को दिख रहे हैं फिलहाल उतना कर लेते, ठीक है? देखो बाद में पता है ना ट्रू फॉल्स, पहले इधर देखो। वेट इज अ वेक्टर। सॉरी बताना भूल गया। सुनो, वेक्टर मतलब समझना, दिमाग में फिट कर लो, कहीं पे लिख लो। वेक्टर मतलब होता है डायरेक्शन। वेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। और स्केलर मतलब होता है नो डायरेक्शन। मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना तो। मेरे अंदर ना एनर्जी है, एनर्जी। अब बोलो तुम एनर्जी को ऐसा बोल रहे हो, सर आपकी एनर्जी ना इधर है, आपकी एनर्जी इधर है, आपकी एनर्जी इधर है, आपकी एनर्जी इधर है। अभी कुछ बता पा रहे हो क्या? सिर्फ बोल क्या रहे हो? एनर्जी में। तो एनर्जी का डायरेक्शन ही नहीं है करके हम एनर्जी को क्या बोल देंगे? स्केलर। जिसका कोई डायरेक्शन नहीं उसको स्केलर, और जिसका डायरेक्शन है उसको वेक्टर। अब बोलो जी का डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखो मास गिनते हैं, देखो मैंने इतने मास से बना, तो तुम ऐसा बोलोगे क्या? तो सर तुम्हारा मास इधर है। अरे मास क्या है भाई? मास तो ऊपर मास है, तो मास क्या है? स्केलर। यहाँ तक ठीक है? अच्छा सुनो, वेट बोलते वेट, सुनो वेट, लेकिन याद करो वेट हमेशा क्या होता है? आता फिर भी इधर देखो, वेट क्या होता है? सुनो, वेट मतलब जो ग्रेविटी क्या कर रही है उसको खींच रही है। तो जितना तुम्हारा मास होगा उतना वेट होगा, मतलब जितने तुम्हारे मास से बने होंगे उतने ही वेट क्या होगा? तुम्हारा खींच रहा होगा। कौन? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो वेट का क्या है? डायरेक्शन है। अभी कैसा वेट ऊपर की तरफ खींच रहे, वेट कैसे नीचे की तरफ? मतलब वेट मतलब क्या है? जो ग्रेविटी तुम्हें खींच रही है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन तो है ना। वेट का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। हमेशा वेट किधर होता है? नीचे। तुम इसका वेट गिनना चाहोगे तो कैसे गिनोगे? ऐसा गिनोगे? ऐसा ही तो गिनोगे, कितना वेट गिन रहा है। ऐसा तो वेट नहीं गिनोगे ना, इधर से मशीन लगा के ऐसा। वेट मतलब कैसा होगा? वेट गिनना मतलब के नीचे की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? तो वेट का डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है करके उसको वेक्टर बोलना, जिसका डायरेक्शन है उसको स्केलर। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू वेट है। और वही अगर मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉल्स।
और उसको करेक्ट भी करना तो लिख सकते हैं जी एज द, अभी देखो दिमाग लगाओ, जी एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या जी मैक्सिमम होती है? नहीं, जब हमें मिनिमम पड़े तो फॉल्स बोलना है। ओके खत्म। तो अब बोलना क्या, जी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेटर, मतलब उसको सही बनाना भी है तो ठीक है। आगे आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर आउटसाइड द अर्थ। कौन है भाई, कौन है, मत बजा भाई। आउटसाइड द अर्थ, प्लीज ध्यान दो, फोकस लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर, जी वेरियस एज द 1/r प्लस एच स्क्वायर। ट्रू। अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट बताना भूल गया, कैसे सुनो, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये जी है, ये कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये किसके लिए समझो, सरफेस के लिए। अभी देखो इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं हाइट के लिए बनाएंगे। जैसे ये समझो अर्थ है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर, तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या गिनेंगे, उसकी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस, इतना रेडियस और इतना हाइट। तो फॉर्मूले में वही बनना पड़ेगा, स्मॉल जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, अब ये आर और एच करके आर प्लस एच, अब दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला, आउटसाइड द अर्थ बोला, अर्थ के बाहर, तो बाहर में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, करके 1/r प्लस एच, ये इसका स्क्वायर था ना ऐसे फॉर्मूले में, करके इसके, तो जी इसको छोड़ दो, इसको अभी भूल जाओ। पूछा क्या, जी इक्वल टू 1/, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और अपॉन में r प्लस एच, तो ये ट्रू है। आउटसाइड बोलेगा तो दिमाग में फिट कर लेना प्लस एच, आउटसाइड बोलेगा तो दिमाग में क्या फिट कर लेना, और इनसाइड बोलेगा तो माइनस डी, डायमीटर कम होते रहेगा। ओके, माइनस डी। चलो आगे, द वैल्यू ऑफ जी, अभी जिसका ध्यान है उसको पूछूंगा, द वैल्यू ऑफ, कौन सा जी है बोलो, कांस्टेंट, चेंज फ्रॉम, अरे कहाँ चेंज भाई, वो तो कांस्टेंट है, जब वो खुद ही कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता बोलते तो उसको फॉल्स बोल देना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, अभी वो डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज कहाँ होता है, ऊपर भी और नीचे भी, विद द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के डेप्थ में वो डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। अगर वहाँ इंक्रीज बोल देते तो वो फॉल्स बोल देते, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी, याद करो एस्केप, जब भी कभी बैक नहीं होने वाला, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अभी रुको, दिमाग लगाओ, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड द, क्या बोला गया, मास ऑफ द बॉडी। इसका आंसर ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगी किस पर, मास पर। ओके, वेट पे करेंगे, ठीक है। द मास ऑफ द बॉडी, ध्यान देना, द मास ऑफ द बॉडी इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। डेफिनेशन मास का क्या है, डेफिनेशन, ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ, ट्रू है, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ जी, अभी फिर से आगे जी, जहाँ जी आ गया मतलब ऊपर नीचे वाला सोचना। ओके, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, बता दिया था एल्टीट्यूड, तो इंक्रीज बोला ना, हाँ, ऊपर भी डिक्रीज है भाई, नीचे भी डिक्रीज है, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, इंक्रीज, जबकि आना क्या था, डिक्रीज, मतलब हम ऊपर भी डिक्रीज बोलेंगे और नीचे भी डिक्रीज। यहाँ तक क्लियर है, तो ये कुछ आंसर अभी जिनको पूछूंगा बताएंगे, वो तो क्योंकि तुम आज से फैला रहे हो, पता है, यहाँ तक। चलो, ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स है, 4 ऑप्शन है, निकालना। देखो ये टिक क्यों है, वो नहीं, वो मायने नहीं रखता, तुम्हारा कंसेप्ट मायने रखता, ये तो बस सर ठीक है, कर देते, हाँ बता दो, यही जिंदगी में, कुछ नहीं पड़ेगा। चलो देखो, ग्रेविटी एट द हाइट बोला होगा, ग्रेविटी एट द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वही अभी मैंने जो बना के दिया, मतलब कि अर्थ के सरफेस से हाइट में है ग्रेविटी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, gm/r प्लस h होगा, हाँ gm अपॉन आर, नहीं gm, हाँ इसके, अरे नीचे स्क्वायर है ना, तो ये करेक्ट है, ये तो बहुत ठीक है, ऐसा कभी देखे क्या, अरे ये देखे नहीं ना हमने ऐसा। अच्छा इसका देखो, अरे सिंपल, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, कांस्टेंट जी जी जी, हाँ लेकिन ऐसा बताना है, ग्रेविटेशनल इज न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट, ठीक। ये भी नहीं, ये बोलने की जरूरत नहीं है ना,
हाँ डिटरमाइन भी कैसे करेंगे, आप बीच निकाल देंगे, अरे फार्मूला लगा के इधर का उधर कर देंगे। द एस्केप वेलोसिटी, वही फिर से जो कभी बैक नहीं होती, बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फार्मूला बताया था जाते जाते, मतलब लास्ट पढ़ाते बताओ, जीएम अपॉन आर है, जीएम अपॉन आर है 2gm अपॉन आर, ये करेक्ट। ये किसकी वैल्यू है, इसके वेलोसिटी, और कुछ ये हाउ मच विल पर्सन, ये तो फिर एक न्यूमेरिकल का पार्ट है। देख कुछ न्यूमेरिकल मैंने तुमको पढ़ाया है, एक बार न्यूमेरिकल में छोटे छोटे, इसमें से ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, कितने आएंगे, छोटे छोटे, थोड़े गलती यहाँ तक क्लियर। अब इस पे न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस मतलब फोकस देंगे, क्योंकि इसी में का न्यूमेरिकल पूछते हैं, बोर्ड वाले क्या पूछते हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं लेकिन अरे भाई इधर है, अरे भाई चलो अरे केपलर के लॉ थे, ये जो हेडिंग दी है तुमने याद किए हो, ये तो बोलने वाले को जरूरत है। वही आ गया सर, वही है हो गया वही है पूछते वोच कहाँ है, अभी तो अलग वही है अब मैं ऐसे पढ़ गया क्या, पक्का तो आप बताते क्यों नहीं कैसे चलेगा सर पे, नहीं तो डबल डबल तो नहीं होगा लेकिन, हाँ ऐसा भी हो सकता है। 128 फोटोज भेजा। ठीक है बताना, वही है करके, ये भी वही है, शांत रहो ये नहीं वो डिटरमाइन वाला, जिनको पूछूंगा बताएंगे आप, रुको ये तो ठीक है, रेशो वाला है, उसकी वैल्यू को रखकर कैलकुलेट करना है। ये बता, रुको रे बैठ, हाँ सुनो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को ऐसे जी ड्यू टू ग्रेविटी फिल इन द ब्लैंक हैज मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। फिर अब कहां से कहां तक जाना है, इक्वेटर से, हमने आंसर ही पढ़ लिए थे गधाड़ो, तो क्या आएगा इंक्रीज, हाँ इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है ना, क्वेश्चन वही थे। सर वो फर्स्ट वाला नहीं पढ़ा आपने, ये बाकी है। अरे वो न्यूमेरिकल का पार्ट, इसी में का आंसर दिया है, हाँ। इसके वैल्यू से दिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा रहा है। अरे अब तुमको कंसेप्ट पता है ना, हर क्वेश्चन तुमको ऐसा लगेगा फिफ्टी से लगेगा, और जिनको कुछ नहीं पता कंसेप्ट उनको बहुत भारी भारी लगेगा। देखो इसके वेलोसिटी का कौन सा कर देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रुको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन है हमारा, जी है, जी तो है ना, एक्सेलरेशन बोल देंगे तो स्मॉल जी, कांस्टेंट बोलेंगे तो कैपिटल जी, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है, रूट कुछ नहीं है रे, ये इसके वाले में ओके। ये अच्छा ये है क्या, हाँ ये तो फोर्स वाला है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, कौन है ये भी बताना चाहिए। अरे जीएम अपॉन आर कई फालतू का बस घुमाने के लिए दे दिया, जबकि हमारा करेक्ट आंसर ये है, ये जी नहीं लिखते क्या जी, नीचे मत देखा करो, इधर देखा करो गधाड़ो, नीचे देख के बता बाकी है ना, फोर्स वाला वो बता दे सब ना। ये तुमने मैच द फॉलोइंग के ऊपर ट्रट्टा मार के कि मेरे को पता है ये इसका रुको ना, तो पूछता ना, रुको ना, देखो मास केजी से गिनेंगे, हाँ लेकिन अब इसमें तो कुछ करते हैं, देखो जीरो एट द सेंटर ऑफ ना मेजर ऑफ इनर्शिया, अभी यस बोल दी, रुको बेटा इनर्शिया इतना कुछ आप अपने आप में बड़ा टॉपिक है 11th क्लास में, और यस करके तुम इतना खतरनाक बोल रहे हो, इनर्शिया का तो रत्ती भर का भी नहीं जानते होंगे, किसको पता है इनर्शिया, चलो बोलो बरा, हाँ एक बच्चे मैं खुद ही बोल रहा है ना, वो 11 वाला जब बच्चा वहाँ पे आता है 10वीं से, उसको इनर्शिया का एक टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, कम से कम उनको 10 दिन लगते हैं उसको पढ़ाने के लिए इनर्शिया को, बराबर, और तुम क्या बोल रहे हो यस, इधर सुनो अभी बता रहा, सुनो इनर्शिया क्या होता है, छोटे शॉर्ट में बता, एकदम तो डीप में नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं है। देखो एक कोई बॉडी होती है ना, उसके अंदर पता है एक खुद का अपना एक इनर्शिया होता है, मतलब जो बॉडी ने देख ले इधर को मतलब कुछ नहीं है, कोई बॉडी पता है जब मोशन में रहती ना तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है, और कोई बॉडी जब रुकी होती है तो हमेशा रुकी रहना चाहती है, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, बट फोकस नहीं देते, हम इनर्शिया की बात करें, सुनो
से डायरेक्ट फील करा देता, सीधा गाड़ी में फील करा देता। गाड़ी में तुम ऐसे बैठे हो, ट्रेन सीधी जा रहे, सीधी देखो इधर, तो सीधी जा रहे अपन, ध्यान देना बेटा लोग। तो तुम क्या बैठे हो इस रेस्ट पे, क्या कैसे हो रेस्ट पे, तुम बैठना ही चाहते हो, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया पता है क्या, ब्रेक हो गया। तो अच्छा रुको रुको रुको, अब ये क्यों है पता है, सुनो। तो तुम्हारे अंदर का जो मास है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स है। वो कैसे था पता है, रेस्ट में, रेस्ट मतलब समझते हैं ना, रुका हुआ। तो रुका हुआ था, वो चाहता था रुका हुआ, लेकिन जो ऐसा किया, उसमें एक फोर्स लगा, सूडो फोर्स बोलते हैं उसको, वो बाद में समझेगा। मत 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 याद रखो, मत याद रखो, अपन इनर्शिया तक के रहो सीमित, ठीक है। तो ये आगे किसने फेंका, किसने लात मारा था कुछ नहीं ना। तो ब्रेक ब्रेक भी नहीं, अच्छा ब्रेक ब्रेक क्या तुम्हारे यहाँ पे लगा है, एक्चुअली ब्रेक तो चक्के पे लगा था गाड़ी। तो बट तुम्हें एक्चुअली हुआ कैसे, कहाँ से। हाँ, तो जो फोर्स आगे की तरफ गया ना, उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसने लगाया था, ठीक है। वो दिखता है, फोर्स कहाँ दिखने वाला, सुनो इधर इधर। तो तुम्हारे मास रेस्ट पे है, तो उसके अंदर एक इनर्शिया है, वो पता कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट वाला। और जैसे तुम ऐसे मोशन पे हो, क्या पे हो, तो वो कौन सा मास, कौन सा इनर्शिया है, मोशन मास। तो और कुछ नहीं समझना है अभी फिलहाल के लिए। तुम्हारे अंदर मास में, मतलब मास है तुम्हारे, मतलब कि बॉडी तुम्हारी जो भी मास बनी हुई है, जो भी है, तो वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे लेना चाहती है, और मोशन पे है तो मोशन पे। जैसे मान लो तुम मोशन पे हो ना, तो तुम मोशन पे ही रहोगे। और रोकेगा कौन कौन, एक तो फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, एयर रोक रहा है, कोई आके तुमको रोक रहा है। मान के तुम बहुत गाड़ी चला रहे हो ऐसे ऐसे, चक्कर साइकिल गाड़ी अवकाश है, देखो साइकिल देखो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो रे, ओके। चलाते गए। तो याद करो, आप एकदम समझो ब्रेक नहीं है, क्या नहीं है, और चलाते गए। तो अब रुकना भी चाहोगे ना ऐसा करके, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इनर्शिया। वो क्या कर रहे हैं, मोशन में ही रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, मोशन। तो अब रोकने के लिए बताए कौन कौन हेल्प करेंगे तुम्हारे, एक तो दीवार, कोई सामने वाला समझ लो दीवार है, और एक कौन आएगा, टायर, उनके बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल, ओके, और कुछ एयर लग रहा है, हवा। तो वो सब मिलके भाव को रोकेंगे। अगर ये सब नहीं रहेंगे ना, तो भाई बस जिंदगी में चलते रहेगा। अभी समझा इनर्शिया करके, मास में क्या बोलना है, इनर्शिया। अभी वेट, अरे न्यूटन से, वेट और फोर्स के लिए न्यूटन। अभी रुको, हाँ रुको, अब बताओ, सेम इन द इंटर द यूनिवर्स, या फिर डिपेंड ऑन द हाइट, हाइट पे डिपेंड कर, बराबर। और एकदम हाइट पे चले जाओगे, वेट तुम्हारा और कम हो जाएगा। जैसे कभी कभी कैसे होता है, देखो लिफ्ट पे बैठे, लिफ्ट पे जैसे ऊपर जा रहे हो ना ऐसे, अब उसका भी कंसेप्ट अलग है, जाने दो। तो जैसे तुम हाइट पे जाते जा रहे हो, तो जैसे तुम हल्के लगते जाओगे, बराबर। हाँ, तो जैसे ऊपर जाते जाओगे, और मस्त ऊपर चलते गए, लिफ्ट में चलते, वहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाए। तुम इधर से नहीं, इधर फुग्गा लगा लिया और ऐसा कर रहे हैं, अरे भैया यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो लिफ्ट में जाके मिलेगा। कहाँ पे, लिफ्ट। तो हाइट किस पे डिपेंड होता है, वेट किस पे डिपेंड होता है, आगे एक्सेलरेशन, इधर बता रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, अभी सुनो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान देना इधर। क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा है मीटर सेकंड, खत्म। जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ पे बिल्कुल सेंटर, उसके सेंटर पे कैसे होता है, बिल्कुल जीरो। एक मिनट, 5 मिनट पूरा ले सकते, बच्चे रुक सकते। आगे पेपर है ना, बोला ना पेपर तो एमसीक्यू टिक टिक तो करना, कंसेप्ट लगाना अभी का, ओके। एक्चुअली मैंने सेकंड लेसन भी लाया था, नहीं पढ़ा नहीं रहा बेटा, टाइमिंग नहीं तो अभी तो पढ़ेंगे। हाँ इधर ये भी हो गया। अरे हुआ नहीं है, रुको, ये ऊपर वाला नहीं हुआ, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये तो ट्रू या फॉल्स, मास
ये स्केलर है वो। तुम बोलोगे तुम्हारा मास का डायरेक्शन बताओ, कहाँ? नहीं है। इसलिए वो वेक्टर है क्या? नहीं। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो स्केलर कर दो। the weight of body एक बात बताओ कि टाइम नहीं बचा, वो तो एक बार सुनो। जब कंसेप्ट तुम्हें पता है तो आप पढ़ोगे ना तो पूरा आपको आ जाएगा। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी मेरे को आज पूरे पढ़ाने थे, मैं जितना हो सकता है मैं उतना पढ़ाई कोई लेकिन टाइम ही नहीं बचता मेरे पास। अलग अलग क्लास लेती है। नाश्ता लाओ सेकेंड लेसन का भी लाया मैंने, तो लाओ उसका भी कंसेप्ट बता के ना, ये चिंदी है कुछ नहीं है, बट छोटी बच्ची है सर क्या नहीं रहता हमारे पास। टाइम। और रही बात, तुम पूरे बच्चों के पास कभी जिंदगी में आलसी वाली बात नहीं आनी चाहिए। आलसी मतलब क्या? नहीं आता वाला अलग बात है, लेकिन हमेशा क्या रहो, रेडी रहो। क्या रेडी रहो? हाँ नया क्वेश्चन आया सर, इसको ऐसा करेंगे तभी तो 90 आएंगे भाई। 90 थोड़ी ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि हवा में बस बोल दिया और आगे नहीं। अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे तुम लोग को, पूरे क्वेश्चन आने चाहिए तुमको। इधर से घुमा के बोले, इधर से आंसर दो बस। और तुम जो बाकी लोग ऐसे पढ़ते रहे तो कुछ ना कुछ तो समझ रहे हो। अपन टिक करके आएंगे, पास हो जाएंगे, खत्म। तो कोशिश कर रहा हूँ तुमको जितना हो सकता उतना समझाने की। सेकेंड पीरियोडिक टेबल का बचा था, बट कोई बात नहीं। सर वो मेरा है वैसे तो कुछ नहीं, बस ऐसा ऐसा है बस। अरे है बहुत सारा, लेकिन कैसा है? चांदनी ऐसा ऐसा है। अरे नंदनी तो हाँ, बस। आया अलग से कुछ, बस तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पढ़ना और उसका तरीका समझना। हाँ बस बस ओके। ऐसा करना, पेपर लेके चले जाना, बाद में दे देना, ठीक है? वैसे भी एमसीक्यू वाला पेपर है। चलिए ए सुनो इधर पहले, हाँ बोलो पहले क्या? अरे हाँ वो वेट पढ़ो ना। अच्छा एक मिनट सुनो, अब किसी को भी सब पेपर कल एक लास्ट बार बोलूँगा, सुन लो। 10 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? जिनको भी 90 लाना है ना, तो ईमानदारी से अलग कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ डाइजेस्ट पढ़ना। कहाँ से चालू करना पता है? पहले से लेकर आखिरी तक। और जहाँ, और मैं प्लीज बोलूंगा, नवनीत की डाइजेस्ट होनी चाहिए। कौन सी डाइजेस्ट? क्यों नवनीत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी नवनीत है, तो आप जब कॉल करोगे तो वो डाइजेस्ट निकाल सकता हूँ। इधर सुनो, इधर जैसे तुम पढ़ोगे और तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझा, वो कैसा पूछा कैसा कर, सर ये क्वेश्चन कैसे 10 के बाद, बिल्कुल तुम्हारे लिए 12-1 बजे तक के फ्री। समझ में आ रहा है क्या बोला? क्या बोला मैंने, क्या बोला बोलो? लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर इधर पेपर रख दिए 4 लेसन के ऊपर, तो ऐसा नहीं बस ऊपर से पढ़ लिया और बाकी का कर लिया। तुम्हें डाइजेस्ट पूरी कवर करनी है, और कवर करते जो क्वेश्चन नहीं समझा पूछो। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि साइंस में इंग्लिश क्या इंग्लिश है? कचरा जो एब्सेंट रहती है उस दिन है, ठीक है? हाँ, तब तो कोई बात नहीं, बट कचरा नहीं है रे। क्यों कचरा नहीं है बोलो? बेटा अपने आप में बहुत है ये। पीरियोडिक टेबल में से सब कुछ क्या आएगा? अरे कुछ नहीं मतलब बस पता है क्या, कभी इसका पूछ देंगे इलेक्ट्रॉनिक, कभी उसका, कभी ये एटम, कभी वो मास, कभी ये ग्रुप, कभी वो ग्रुप, कभी हाइड्रोजन फैमिली, कभी अल्कली मेटल, कभी ये ट्रांजिशन, मतलब बस पक्का। चलो कल के दिन तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं रहेगी, मैं पहले बता। बाकी बच्चों की छुट्टी रखते हैं, लेकिन तुम्हारा देखो रिवीजन करने के चक्कर पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे, बरोबर? हाँ बोलो। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? तुम्हारी वजह से। चलो तुम्हारा ऐसे बना के रहते हो, सर हमको इंग्लिश नहीं आती, फिर हम पेपर उठते, क्योंकि मेरे को पता है कि पेपर एकदम बेस्ट चाहिए। बेस्ट मतलब रख दिया तो 4-5 लोग तो पूरा इंग्लिश में लिखे अच्छे तरीके से, तो हम पढ़ के चले जमीन नहीं रहे सर। तो इसके लिए डॉट सेशन भी था, बट जाने का टाइम निकल गया।
बट डाइजेस्ट में से भी किसी को कुछ भी क्वेश्चन करना है फिलहाल पेपर के टाइम पे भी करेंगे, तो करते करते चलना, ठीक है। वो चालू करे बोटे